हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम शिपिंग स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कल के दिन यानी कि बजट के दिन शिपिंग स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस हमें देखने को मिली हैं। यहाँ पर हम बात करें मझगांव डॉक की, जीआरएससी की, कोचिन शिपयार्ड की, एचसीआई की या फिर जी शिपिंग की, लगभग सभी शिपिंग स्टॉक्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिली है। तो ये जो गिरावटें आई हैं शिपिंग स्टॉक्स के अंदर, इनके पीछे रीजंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं अपने तरफ से। यहाँ पर अगर हमने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या सेल करके निकल जाए। काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इस प्रकार से कि भाई डिफेंस स्टॉक्स को क्या मैं सेल कर दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल बना हुआ है इन्वेस्टर्स के बीच। तो वो सवालों के जवाब आपके मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग इस प्रकार से भी कमेंट्स कर रहे हैं, क्या अब इन स्टॉक्स को बाइंग करना ठीक रहेगा? अगर मुझे कंपनी पर भरोसा है तो क्या अब मैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकता हूँ या नहीं? इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। तो सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, बस एंड तक बने रहना। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना, जो भी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होंगे। तो कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस मत समझना। मैं आपको कोई भी बाय या सेल की कॉल्स नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शिपिंग स्टॉक्स हैं इनके परफॉर्मेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मझगांव डॉक की बात करें तो लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली थी। फिर यहाँ पर हम जीआरएसी की बात करें तो लगभग 5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड के अंदर -2.7%। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा गिरी है, 7.5% के आसपास। लेकिन देखो, जब तेज़ी आती है तो सबसे बढ़िया तेज़ी इसी के अंदर आती है, ठीक है? 20-20% से ये स्टॉक बढ़ती है, तो ज़ाहिर सी बात है गिरावट भी उसी हिसाब से देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद जी शिपिंग की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3 सवा 3% की गिरावटें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। देखो, जी शिपिंग को भी मैंने ऐड ऑन कर लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते थे कि यार जी शिपिंग को भी ऐड ऑन किया करो। तो देखो, लगभग सभी शिपिंग स्टॉक्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिली है। अब इसके पीछे रीजंस को चलो डिस्कस करते हैं। मझगांव डॉक, एससीआई, अदर शिपिंग स्टॉक्स सिंक एज बजट 2024 स्किप्स पीएलआई मैरीटाइम फंड अनाउंसमेंट। तो देखो, ये है रीजन यहाँ पर गिरावट के पीछे। क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी शिपिंग कंपनियों को लेकर। एक्सपेक्टेशन ऐसे थे कि शिपिंग कंपनियों के लिए बजट 2024 में पीएलआई स्कीम देखने को मिल सकती है, मैरीटाइम फंड देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिली। यहाँ पर बजट 2024 में पीएलआई स्कीम एंड मैरीटाइम फंड अनाउंसमेंट को स्किप किया गया। इस वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी भयंकर गिरावटें देखने को मिली इन शिपिंग स्टॉक्स के अंदर, ठीक है? अब चलो आगे और भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शिपिंग स्टॉक्स सैंक अप टू 5% एज नो सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग द सेक्टर एज मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर बजट 2024 स्पीच। तो यहाँ पर वही चीज़ें कही जा रही है कि कोई भी सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली इस सेक्टर से रिलेटेड। इस वजह से यहाँ पर हमें गिरावटें देखने को मिली इन स्टॉक्स के अंदर। तो देखो, अनाउंसमेंट यहाँ पर क्या देखने को मिला है। द ओनली अनाउंसमेंट मेड वाज दैट ओनरशिप लीजिंग एंड फ्लैगिंग रिफॉर्म्स वुड बी implemented टू improve द शेयर ऑफ द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, शिपिंग जो इंडस्ट्री है इनके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कही जा रही है, इस प्रकार की चीज़ें आई हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट की बात करें तो देखो, announcements related to the introduction of the green ship scheme to replace oil guzzling ships with clean vessels। तो यहाँ पर ग्रीन शिप स्कीम की अनाउंसमेंट देखने को मिली है, जिसमें ऑयल गजलिंग शिप्स जो होते हैं, जो तेल की खपत करने वाले शिप्स होते हैं, उनको क्लीन शिप्स यानी कि ग्रीन शिप्स से रिप्लेस किया जाए। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है, अनाउंसमेंट देखने को मिली है, और उसके लिए यहाँ पर ग्रीन शिप स्कीम की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। एंड द एक्सटेंशन ऑफ द शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी बियॉन्ड 2026 वेयर आइड। तो यहाँ पर अगर हम शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी की बात करें तो इसे 2026 से बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार की न्यूज आई कल के दिन
बजट में, और इस वजह से यहाँ पर देखने को मिला कि शिपिंग कंपनियों के लिए कुछ खास गवर्नमेंट की सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है, और यहाँ पर फिर गिरावटें स्टार्ट हो गई इन कंपनियों के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली यही रीज़न है। अब चलो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अपनी ओर से। अगर यहाँ पर हमारी होल्डिंग है इन शिपिंग कंपनियों के अंदर, चाहे हम मझगाँव डॉक की बात करें, जीआरएससी, एससीआई, कोचिन शिपयार्ड, जी शिपिंग, इनमें से कोई भी कंपनियों के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है, लेकिन आपको कंपनी पे ट्रस्ट है, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर ट्रस्ट है, तो फिर आप होल्ड करके रह सकते हो। ये जो गिरावटें आई हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए आई हैं। अभी कुछ टाइम तक गिरावटें हमें देखने को मिल सकती हैं, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिकवरी आ सकती है, क्यों? क्योंकि अभी देखो Q1 की रिजल्ट बाकी है। Q1 में अगर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो फिर हम रिकवरी देख पाएँगे इन स्टॉक्स के अंदर। और यहाँ पर ऑर्डर बुक की बात करें, तो ये जो कंपनीज़ हैं, कोचिन शिपयार्ड, मझगाँव डॉक, जीआरएससी, इनके ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनके ऑर्डर बुक सिर्फ 1 साल के नहीं हैं, ऑर्डर बुक इनके नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये बजट आई है, सिर्फ 1 साल के लिए ही आई है। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर हो सके तो डिफेंस सेक्टर के अंदर, या फिर हम कहें कि शिपिंग सेक्टर के लिए कुछ अलग से बेनिफिट्स देखने को मिले गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा होता है, कभी इस सेक्टर को बेनिफिट मिल गया, यानी कि डिफेंस सेक्टर को, शिपिंग सेक्टर को बेनिफिट मिल गया, तो कभी रेलवे सेक्टर को बेनिफिट मिल गया, कभी पावर सेक्टर को बेनिफिट मिल गया। हमेशा सभी सेक्टर्स को एक प्रकार से बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर हम डिफेंस बजट में इंटरिम बजट से कंपेयर करें यूनियन बजट को, तो यहाँ पर देखो कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिली। इंटरिम बजट में भी यहाँ पर 6.2 लाख करोड़ यहाँ पर एलोकेशन दी गई थी डिफेंस सेक्टर के लिए, एंड यहाँ पर यूनियन बजट में भी वही चीज़ें देखने को मिली, अनचेंज रही। बाकी यहाँ पर अगर हम ईयरली वाइज देखें, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 5.9 करोड़ की 5.9 लाख करोड़ की देखने को मिली थी एलोकेशन डिफेंस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर 3.4% से बढ़ाई गई है डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेशन। तो ये चीज़ें ठीक हमें देखने को मिल रही है बस ईयरली वाइज। बाकी इंटरिम बजट से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को हमें नहीं मिली है। ये चीज़ों की वजह से भी डिफेंस सेक्टर को लेकर लोग नेगेटिव हैं। बाकी यहाँ पर देखो जो 6.2 लाख करोड़ रुपए है, इसे तीनों सेनाओं के लिए खर्च किए जाएंगे, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना हो, ठीक है। 6.2 लाख करोड़, इसमें देखो सैलरीज वगैरह हो जाते हैं, पेंशन्स हो जाते हैं सेनाओं के लिए, फिर मतलब रोड्स वगैरह निर्माण करना हो, बॉर्डर्स के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, वो सब चीज़ों के लिए भी अ, यही पैसों में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो 6.2 लाख करोड़ रुपए टोटल डिफेंस सेक्टर को दिए गए हैं ना, तो 6.2 लाख करोड़ में से 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कहने का मतलब है, जो नए नए हथियार बनाने हो, मिसाइल्स वगैरह, फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर देना हो, या फिर वॉरशिप जो बनानी हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए 1 साल में यहाँ पर 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। जो 6.2 लाख करोड़ है, उसमें से 1.7 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। तो ये जो अमाउंट है, इससे जो सरकार है ये डिफेंस सेक्टर के अंदर अलग-अलग इक्विपमेंट्स खरीदेगी, अलग-अलग मतलब जहाज वगैरह बनाने की कोशिश करेगी, फाइटर जहाज हो गया या फिर वॉरशिप वगैरह हो गया, सबमरीन्स वगैरह हो गया, ये सब बनाने के लिए काम करेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर अभी भी इन कंपनीज़ को ऑर्डर्स वगैरह मिलने के चांसेज़ हैं। भले ही पहले की बात करें, पीएलआई स्कीम या फिर मैरीटाइम फंड, ये सब चीज़ों का बेनिफिट देखने को ना मिले, लेकिन ऑर्डर्स देखा जाए तो ठीक-ठाक देखने को मिल सकती है कंपनी को अभी भी, ठीक है। और जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था, 70,000 करोड़ की बात यहाँ पर की थी हमने, कि 70,000 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिल सकता है मझगाँव डॉक एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को वॉरशिप बनाने के लिए। 7 वॉरशिप की यहाँ पर बात कही जा रही है। अभी ऑफिशियली ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली है, तो देखते हैं कब तक ये ऑफिशियली आती हैं, तो फिर ये जो कंपनीज हैं इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
अगर यहाँ पर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स के लिए। इनका जो काम है ये रेगुलर कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पर इन एंड आउटसाइड इंडिया दोनों प्रकार से हमें ऑर्डर्स देखने को मिलते रहते हैं इन कंपनीज़ के अंदर। यहाँ पर हम जीआरएसी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दे रही है। फिर यहाँ पर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये भी एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। मझगाँव डॉक की बात करें तो इनका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्रीन शिप के ऊपर भी ये जो कंपनी है ये काम कर रही है। बाकी ये तीनों कंपनीज़ में अगर हम कंपेयर करें तो इन तीनों कंपनीज़ में सभी कुछ चीज़ें हमें ठीक-ठाक देखने को मिलती है। मझगाँव डॉक के अंदर, उसके बाद यहाँ पर है जीआरएसी, फिर यहाँ पर है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड को ऑर्डर्स जल्दी नहीं मिल पाते हैं इस वजह से, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड का जो काम है वो काफ़ी बड़ा-बड़ा काम है। जो बड़े-बड़े वेजल्स बनाने होते हैं, जो बड़े-बड़े लार्ज मतलब जो वेजल्स बनाने होते हैं जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह हो गया, तो वो सब कोचिन शिपयार्ड बनाती है और जल्दी उस प्रकार की डील होती नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से ऑर्डर्स जो हैं वो उनको काफ़ी जल्दी नहीं मिल पाती है। लेकिन हाँ, रिपेयरिंग का काम उनको मिलता रहता है रेगुलर, और ये फ़ॉरेन में भी रिपेयरिंग का काम करते हैं कोचिन शिपयार्ड, तो उनके माध्यम से भी बढ़िया बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, ठीक है? कोचिन शिपयार्ड को। और बाकी ये जो कंपनीज़ हैं, गार्डन एसए बिल्डर्स, मझगाँव डॉक, ये भी बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, तो फिर आप होल्ड करके रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है वैसे, ठीक है? एंड यहाँ पर अगर हम फ्रेश बाइंग की बात करें, तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी देखो अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर बढ़िया मिल सकती है। सपोर्ट के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो यहाँ पर मझगाँव डॉक के अंदर देखें तो 4676 पर बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पर अगर गिरकर आती है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी वो होगी हमारी 3950 की, तो ये सेकंड सपोर्ट होगी। फिर यहाँ पर 3116 की थर्ड सपोर्ट है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर गार्डन एसए बिल्डर्स की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट बाइंग हमें 2324 के लेवल पर करनी है। 2424 जो है यहाँ पर 14-15% की डिस्काउंट मिल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर गिरावटें थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल सकती है। इस वजह से यहाँ पर हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 2324 के लेवल पर करने की सोचेंगे। उसके बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट 2064 पर करने की सोचेंगे। फिर यहाँ पर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 2400 के लेवल के अप्रोक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट सपोर्ट। एंड फिर सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 2114 है, तो ये लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो पर्सनली मुझे जो ये कंपनी है इनके प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखना। कल तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ये सपोर्ट पर आ गई थी। 52 वीक हाई के लेवल से देखें तो लगभग 25 से 30% की डिस्काउंट मिल रही है, और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी 20% प्लस डिस्काउंट मिल रही है। लेकिन हाँ, इस सपोर्ट के साथ ही फ्रेश बाइंग करोगे तो ठीक रहेगा, बढ़िया डिस्काउंट है। तो ये जो सपोर्ट है ये है 280 के आसपास। फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट है यहाँ पर है 240 पर, फिर 230 पर है। 230 से 40 के बीच यहाँ पर ये सेकंड सपोर्ट है, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो अगर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो। फिर यहाँ पर जी शिपिंग की बात करें तो जी शिपिंग अगर हम देखें एससीआई के मुकाबले में मुझे ठीक लगता है, ठीक है? जी शिपिंग ये जो कंपनी है ये मतलब शिप बिल्डिंग वगैरह का तो काम नहीं करती है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भी शिप बिल्डिंग का काम नहीं करती है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का काम करती है शिपिंग के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पर अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं तो देखो कल यहाँ पर मौका मिला था 1258 के जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहे हैं, इस सपोर्ट पर आई थी प्राइस। अगर आज फिर से यहाँ पर ये लेवल मिलता है तो फिर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। सेकंड यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 1046 की है, तो ये लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हो अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो। बाकी देखो कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं है, मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ, मैं आपको कोई भी बाय या फिर सेल की कॉल्स नहीं दे रहा हूँ। अगर आपकी स्टडी, आपकी एनालिसिस कहती है कि हाँ, इन स्टॉक्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ही करना, वरना अवॉइड करो। अगर आपको ऐसी दुविधाएँ लग रही हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा यार, इतना ज़्यादा अगर आप टेंशन में हो, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और जैसे कि मैं रेगुलरली बताया करता हूँ कि यार अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके रखो, अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखो। तो वो चीज़ें अगर आपने करके रखे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा नहीं गिरा होगा जितना कि औरों का गिरा होगा।
तो इस वजह से कह रहा हूँ कि आपको अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये तो हो गया डिफेंस सेक्टर, फिर यहाँ पर हो गया फाइनेंस सेक्टर, जो एनबीएफसी है उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर केमिकल सेक्टर हो गया, आईटी यानी कि एआई सेक्टर भी कर सकते हैं। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं इनके ऊपर भी यहाँ पर आपकी होल्डिंग होनी चाहिए। एफएमसीजी एक छूट ही गया था, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी सेक्टर है। तो ये सभी सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके रखना चाहिए, ठीक है? और डाइवर्सिफ़िकेशन रहेगी तो एक स्टॉक गिरेगी, दूसरा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ओवरऑल देखें तो पोर्टफोलियो जो है वो मेंटेन रहता है। औरों के मुकाबले में ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है, ठीक है? तो इस प्रकार से डाइवर्सिफ़िकेशन रखनी ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर देखो पहले से लोग डिस्काउंट की सोच रहे थे कि यार डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पर डिस्काउंट मिलने स्टार्ट हुई तो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं, घबरा गए हैं। डरो मत, उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्डर बुक इनका स्ट्रॉन्ग है और ये 1 साल के लिए ही चीज़ें आई हैं और 1 साल के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे कंपनीज़ को, ठीक है? एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर मिल सकते हैं और यहाँ पर मतलब इंडिया में भी बनाने के ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ़ यहाँ पर मैरीटाइम फंड और पीला स्कीम वगैरह का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है 1 साल के लिए इन कंपनीज़ को। तो यहाँ पर हो सके तो थोड़ा अंडर परफ़ॉर्म करें ये कंपनीज़, बाकी इनके ऑर्डर बुक बढ़िया है, कंपनी के अंदर ग्रोथ है बढ़िया, तो आगे ग्रो कर सकती है, ठीक है? आप लोग खुद से अपनी एनालिसिस करना चाहो तो कर सकते हो और फिर अगर आपको ठीक लगे तो ही इन्वेस्टमेंट करना। सो ये रही हमारी आज की वीडियो शिपिंग स्टॉक्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।